जी शिवानी जी, बताइए। हाँ सर, ये ज्योग्राफी में जो थर्ड पॉइंट है, यूनिक फीचर, लोकेशन और शेप। तो सर, लोकेशन मैंने बता दी, चित्तौड़ के राजस्थान के दक्षिण में है, और शेप है घोड़े की नाल के समान। इसके अलावा सर इसमें और क्या हो सकता है? देखो, एक तो ओके भाग्या जी, पहली बात तो ये समझो कि ये जो प्रैक्टिस है, जो भी अपन कर रहे हैं, वो सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस उस पर पूछे जा सकते हैं, मतलब उस पर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस क्या बनेंगे। लोकेशन से हमारा मतलब था कि जैसे अगर आपने चित्तौड़ की बात करी, तो चित्तौड़ की जोग्राफिकल लोकेशन में उसका एक ओवरऑल सिनेरियो, मतलब अगर मान लो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की अगर अपन बात करें, या उसमें उसकी टोपोग्राफी की बात करें, तो कितना डिफिकल्ट है उस पर्टिकुलर जगह को मेंटेन करना, या मतलब उसमें कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कोई ऐसी राइज होती है तो उसमें क्या क्या चीजों को आप ध्यान रखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें, तो बहुत ज्यादा हिली टेरेन है। तो वहां पे जो मूवमेंट है, रोड मूवमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप जैसलमेर की बात करो, तो जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है, तो मतलब बहुत बड़ा उसका जो उसकी लेंथ एंड विड्थ भी है वो बहुत बड़ी है। तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। तो वहां की टोपोग्राफी अगर अपन ने देखी, तो अपन ने समझा कि वहाँ किस किस तरीके के चैलेंजेस उस ज्योग्राफी की वजह से आ रहे हैं। तो लोकेशन से कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप जब किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान बता रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में उसकी, उससे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकल रही है, या ट्रॉपिक ऑफ मतलब इक्वेटर, और यहाँ तो निकलती नहीं है, पर कर्क निकल रही है, तो वो कहाँ से निकल रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इस तरीके की चीजें आपको जाननी चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने उसके बारे में, विच इज यूनिक अबाउट इट। तो स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि मतलब आप घोड़े की नाल जैसा दिखता है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट उसकी बाउंड्रीज कितने स्टेट से लग रही है, उसका वहां उसके उस पर्टिकुलर चीज का वहां की डेमोग्राफी पे, वहां की लिवलीहुड पे क्या इफेक्ट है, वहां का कल्चर उससे कैसे अफेक्ट होता है, ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, शुड वी स्टार्ट। भाग्या जी, आप बोल रहे हैं कि आपने कुछ कवर किया है बट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लीट तो देखो ये इंटरव्यू के बाद भी नहीं होगा, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, वो अच्छा है। बट कंप्लीशन से हमारा मतलब ये है कि आप जो मेजर पॉइंटर्स हमने बताए थे उनको एटलीस्ट कवर कर लें, सो so दैट आप उसको ये आप मेंटली सेटिस्फाइड हो सकें कि चलो मेरे को इतना तो बेसिक्स आते हैं कि अगर मेरे से मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं इसको हैंडल कर लूंगा। अदरवाइज उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। कल इंटरव्यूअर की मर्जी पर है, इंटरव्यूअर तो ये भी पूछ सकता है कि बताओ मेरे मामा का नाम क्या है, तो उसको आप रोक तो सकते नहीं हो। तो इंटरव्यू तो रैंडम गेम भी होता है, तो इसलिए आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैंने कितनी किताबें पढ़ ली या कितना मटेरियल पढ़ लिया। बट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक इश्यूज, बेसिक डेमोग्राफिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, जिससे कि आपको वहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता सकें। स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो सेशन है वो एक डिफिकल्ट सेशन है। डिफिकल्ट इन द सेंस इसलिए डिफिकल्ट है कि बहुत ज्यादा रेंडमनेस रहती है, बहुत ज्यादा इसके बारे में लोगों को डाउट भी रहता है, स्केप्टिकल भी रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो टेंशन रहती है, 90% लोग, जैसा मेरी मतलब मैं, हो सकता है कि परसेंटेज वाइज ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ, बट 90% लोग जो मेरे अनुमान के हिसाब से, उनको अपने ग्रेजुएशन का कुछ भी याद नहीं होता है, ऐसा लगता है। आप में से है क्या कोई जिसको ऐसा लगता हो मेरे जैसा कि हाँ, ग्रेजुएशन के बारे में अब कुछ भी याद नहीं बचा। स्पेशली
जो लोग जिनको जिनको टाइम हो गया है, जिनको कॉलेज से निकले हुए थोड़ा सा वक्त हो गया, तो वो लोग जो है, हाँ, अपन वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इस सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे। एक बार की जो पिछले सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है। बट लेट्स फोकस ऑन, अभी आप जो है आज के सेशन पे फोकस रखें कि अपन अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं। आधे 15-20 जब एग्जाम मतलब ये सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा उस बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है या जो ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ाई की थी, अब उसमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं भूल चुका हूं, और अगर मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा तो इट इज एज गुड एज गोइंग थ्रू दी होल इंजीनियरिंग या होल ग्रेजुएशन ईयर्स। है कोई, या कोई ऐसा भी है क्या जिसको ऐसा लगता हो कि बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हूं, मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं रेडी रहूंगा? और है तो वो कौन है महानुभाव, वो भी अपना हाथ ऊंचा कर लें यार, हमें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। काफी कुछ भूल गए हैं, काफी कुछ को डिफाइन कर सकता है क्या कोई कि कितना कुछ भूल गए? मतलब फंडामेंटल्स भी याद है क्या आपको? मेरे से तो अगर कोई पूछ ले कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मतलब आप देख सकते हो कि मैं अपने टॉपिक को भी जो है, अगर मेरे से कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है तो हो सकता है कि मेरे को वो भी नहीं आता हो। यस। तो मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर लोग इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। LM10 सेशन ही दूंगा, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक लंबा सा पार्ट है जिसमें अलग अलग चूंकि एरियाज को कवर करना है। आपको LM कुछ कहना हो तो फटाफट एक मिनट में बोल दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। LM10 नाम से जो भी हैं, डू यू वांट टू शेयर समथिंग और से समथिंग? ओके जी, बताइए। हेलो, मैसेज कर दीजिएगा। एनीवेज, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा एक चैलेंज रहता है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको कवर किया जाए। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि हमारे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज पे कितना फोकस करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। जो सबसे बेसिक स्टेप है वो स्टेप है, आपने परकाया प्रवेश के बारे में कभी सुना है? इट इज द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कल्चरल एक नोशन है, और जो दर्शन का पार्ट है उसमें ये होता है कि किसी आदमी की अंदर से शरीर, मतलब शरीर से जो आत्मा है वो निकल के दूसरे आदमी की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट is required whenever you are preparing for the academics part in your examination. इससे मेरा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताबें या पोथियां उठा के ले आए और उसको पढ़ना शुरू कर दें अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से। ऐसा ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको समझने की जरूरत है कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका इंटरव्यूअर है, उस वो क्या सोच रहा होगा, उसकी सोच कैसी होगी। अगर आप उसको गॉज कर पाए तो आप हाफ द बैटल जो है वो आप जीत जाएंगे। अब उसको कैसे करना है इस पे अपन बात करते हैं। तो अब मैं इस पूरे डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट जो है विच इज रिलेटेड टू दी जनरल डिस्कशन, जनरल क्वेश्चंस जो आपके इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, और दूसरा पार्ट जो है विच इज रिलेटेड टू योर
एकेडमिक बैकग्राउंड। अब क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे जनरल तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो जनरल तौर पे सबसे पहला जो सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, अगर इसमें भी अपन इसको सब क्रेडिट जिसने हाल फिलहाल में अपना कॉलेज पास किया है, एक स्टूडेंट तो वो है, और एक स्टूडेंट वो है जिसको पास आउट हुए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं, उसने बीच में कोई जॉब एक्सपीरियंस भी ले लिया, वो कोई उसने हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया हो या कोई और प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया हो, और साथ ही साथ में अभी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको काफी गैप, उसने सिर्फ प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करता रहा और उसके बीच में उसको काफी टाइम गैप हो गया। तो इन सारी सिचुएशंस में एग्जामिनर जो, लेट्स से मैं आप एग्जांपल देते हुए समझाता हूं, जैसे अब मान लीजिए अब मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज मेरे को इंजीनियरिंग छोड़े हुए, मतलब मेरे ग्रेजुएशन किए हुए 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल हो गए हैं तो वो मुझसे बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कई बार इस तरीके की सिचुएशन में वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि आपसे जैसे पूछ लिया कि आपका कौन सा फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप कितना कंफर्टेबल हैं अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में, आपको कितना याद है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जेनरिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि लोग बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं या बिल्कुल हट, वो एक अपने दिमाग में एक मतलब एक कांस्टेंट ब्लॉकेट बना देते हैं, जहां वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि वो जनरल नॉलेज से भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। वो जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है वो कह देता है कि साहब मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे को याद नहीं है, या ये मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं था। इन सारे एस्पेक्ट से क्या होता है कि जो चीज आप नॉर्मल तरीके से भी हैंडल कर सकते थे वो आपके लिए नेगेटिव हो जाती। अब रही बात उस कैंडिडेट की जो जस्ट एग्जाम पास करके जस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 या 2 साल में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? कोई है क्या ऐसा? अपना अपना सब्जेक्ट भी बताएं कि कौन कौन से किस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मोर देन 5 इयर्स हो गए ग्रेजुएशन किए हुए या कोई भी पढ़ाई किए हुए। एमए ओके, पॉलिटिकल साइंस ओके, बीएससी मैथ से ओके, बीएससी ठीक है, बीएससी वाले ज्यादा लग रहे हैं यहाँ तो। ओके, बीकॉम, चलो ग्रेट, बीएससी बायो, बीटेक, एमटेक, ओ माय गॉड, बीडीएस, अरे वाह, सारे तरीके के लोग हैं। ग्रेट, तो मतलब एक मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ बीटेक बीएससी, बिल्कुल ग्रेट। तो देखिए जिन लोगों ने काफी सारे लोग जो हैं, आर्ट्स वाले आप ही हो, एक यूनिक होना भी अपने लिए फायदा वाली चीज होती है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस पर्टिकुलर मतलब आपने जो अपने ग्रेजुएशन किए थे उसको करने के बाद 4 से 5 साल का टाइम हो गया जो ग्रेजुएशन है वो किए। तो जिन लोगों को टाइम हो गया है तो अब उनको करना क्या है वो अपन देखते हैं, और जिनको जो हाल फिलहाल में कंप्लीट करके आए। देखिए
एक इंटरव्यूअर के माइंड में पहले अपन एक सोचते हैं, इंटरव्यूअर बन के सोचते हैं कि किस तरीके से वो सोचता होगा या क्या क्या चीजों को वो टैकल करने की कोशिश करता होगा। इंटरव्यूअर जनरली 45-50 के एज के लोग होते हैं या उससे ज्यादा एज, मतलब मिनिमम एज जो होती है उनका ब्रैकेट जो है वो 45 प्लस वाले लोग होते हैं। उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, एकेडमिक्स का, और उन्होंने जब पढ़ाई करी होगी तो उस एकेडमिया में जो उस टाइम उन्होंने जो चीजें पढ़ी हुई थी उसके कुछ कुछ ग्लिम्सेस जो है वो उनको ध्यान रहते हैं। बाकी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज अगर वो एकेडमिक फील्ड से नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोफेसर जो है वो आपके इंटरव्यू में बैठा हुआ होता है। हालांकि जब भी इस तरीके का कोई पर्सन बैठा होता है, आशीष आपको मैं मौका दूंगा आफ्टर दी सेशन, तब हम लोग बात करेंगे। अभी हम ओपन सेशन नहीं कर रहे हैं। लेट मी टॉक फर्स्ट, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस जब पूछ रहे होते हैं तो अब उनके पास में दो सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो होता है कि वो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशंस आपसे पूछे, है ना, और दूसरा सिनेरियो होता है कि वो क्वेश्चंस पूछें जो जनरली करंट अफेयर्स में होते हैं। अब जैसे आप में से कोई एक बंदा अभी कह रहा था कि आर्ट से शायद वही इकलौते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से जैसे उन्होंने क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने अपना शायद सब्जेक्ट बताया। तब अब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अगर आ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस से वो जॉन रॉल्स पूछ सकता है, अमर्त्य सेन भी पूछ सकता है ना, या इंडियन फिलोसफी के बारे में भी पूछेगा आपसे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। पर एग्जैक्टली वो नहीं होगी कि आपको कोई पर्टिकुलर फिलोसोफर की फिलोसफी के बारे में पूरा आपको कोई लेक्चर देना। तो आपको करना क्या है, तो इसको इस स्लाइड को स्किप करते हैं। अब अपन सबसे पहले वही देखते हैं कि करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि उसके फंडामेंटल को जाने। फंडामेंटल को जानने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहा कि जॉन रॉल्स के बारे में पूछ सकता है आपसे और अमर्त्य सेन के बारे में पूछ सकता है। अब बीएससी का कोई स्टूडेंट है तो बीएससी के स्टूडेंट से जो क्वेश्चन है वो तो नहीं पूछने वाला, पर वो ये जरूर पूछ सकता है कि मान लीजिए आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो आपसे फंडामेंटल क्वेश्चंस रिलेटेड टू एएम एफएम इन थ्योरीज पे चीजों पे पूछेगा। 5G 4G में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछेगा। ब्लूटूथ और एनएफसी में क्या डिफरेंस है वो आपसे पूछेगा। अब आप कहोगे कि कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें आपने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी होती या आपको याद नहीं होती। तो अगर आप वहां ये रिस्पॉन्ड करते हो कि ये तो मैंने पढ़ाई नहीं है और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, then it becomes a negative aspect for you. So first and foremost thing is that you should know the fundamental definitions and terminology of your subject. बिल्कुल बेसिक्स। आईसी इंजन क्या होता है, इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा एंथुजियास्टिक होगा तो पूछेगा कि नैनो में जो इंजन लग रहा है वो पीछे लग रहा है, दूसरी गाड़ी में आगे लग रहा है। अब आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं, इसको मैंने मेरे इंजीनियरिंग के दौरान नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं होगा। वो एज ए क्यूरियोसिटी भी आपसे ये पूछ सकता है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि एज ए क्यूरियस पर्सन यू शुड नो दिस। अब करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स की अगर अपन बात करें, जैसे हिस्ट्री अगर किसी का सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में करंट अफेयर से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? कोई है जो बताएगा? एनीवन? जी चंद्रशेखर जी आप बताइए। सर नमस्कार।
नमस्कार जी। हाँ सर, जहाँ तक हिस्ट्री से है तो जैसे धोलावीरा है, ये अभी चर्चा में रहा था, वो पूछा जा सकता है। एक दिल्ली में एक किला है, वो साइट पूछी जा बिल्कुल। सकती है। उड़ीसा में और भी एक साइट है इस तरह की। तो इस तरह के कुछ हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, करंट से। जी, तो बिल्कुल अब यही आपको चीज समझने की जरूरत है कि वहां जो आपसे आके बात करने आ रहा है वो काफी वक्त हो गया, और जरूरी नहीं है कि वो एक्टिवली एकेडमिया से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहा है, पर चूंकि वो एक एविड रीडर तो होता ही है जनरली, या उसको करंट अफेयर्स के बारे में तो जानकारी होती है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का पार्ट होते हुए। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ रहे हैं उसके बारे में आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ। अब दूसरी चीज, एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज आती है उसमें, चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कई लोग रहते हैं, तो म्यूजियम्स के बहुत सारे को हेड बना कर रखा होता है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर कोई बीएससी से ही स्टूडेंट है तो आपसे वो जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि कौन सा आइटम है, क्या उसकी उसमें क्या उसका कॉम्बिनेशन है। वो आपसे ये पूछ लेगा कि सीएसआईआर जो क्या है उस, या उससे रिलेटेड अगर उस काउंसिल है कुछ इस तरीके की, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट से कोई रिसेंट ऐसी इनोवेशन या खोज हुई हो, या ऐसी कोई चीज उन्होंने की हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। सर्ट क्या है, सर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक बात समझने की जरूरत है कि आप अगर बिल्कुल कोर किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे, देन इट यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर, इंटरव्यूअर जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका माइंडसेट कैसा होगा। अब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, या जिसके बारे में आप भूल चुके होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मान लो कोई चीज पूछ रहा है जो थोड़ी सी डेप्थ में जाके पूछ रहा है या डिटेल में जाके पूछ रहा है, हो सकता है कि वो आप रिसेंटली आपने उस चीज को नहीं पढ़ा हो, या आपकी उस पर प्रिपरेशन नहीं हुई हो, तो आप उसको पोलाइटली मना कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे को जो ये चीज मैंने पढ़ी, ये जो आप पूछ रहे हैं वो मुझसे मिस हो गई, और आई एम नॉट बीन एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। एंड तो मतलब आप उसको आउटराइटली, कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो बिल्कुल आप ब्लैंक नहीं हो जाएं, आप उसमें स्टॉप नहीं हो, आप उसको पोलाइटली मना कर दें। उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसकी डेप्थ क्या है, कितना इसको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता है। हो सकता है कि वो उस पार्ट को छोड़ते हुए उस वहां से स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मैंने एक डिप्लोमा कर रखा है इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चंस आपके हिसाब से क्या पूछेगा? कोई है ऐसा जो जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो एनवायरमेंट से रिलेटेड? वैसे तो हम सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो? एसडीजी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बिल्कुल सही है। हीट वेव, बिन मौसम बारिश, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड। और कोई? कॉपन? और कोई? कार्बन न्यूट्रलिटी? schemes run by government to ensure SDG carbon footprint। आप आईएनडीसी और ये सारी चीजें क्यों नहीं लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट नहीं है क्या वो?
क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, हाँ, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट, अल्टीमेटली अब देखिए एक सेट आपने खुद नहीं बना लिया कि जिसके अंदर आपको डायमेंशंस मिल गए कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं बताता हूं आपको। आईएएस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि डी यूट्रोफिकेशन क्या होता है। डी यूट्रोफिकेशन क्या होता है, मतलब यूट्रोफिकेशन इज सुपोषण, तो सुपोषण का रिवर्स प्रोसेस जो है वो क्या होता है। आप में से किसी ने सुना है क्या डी यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपने किसी ने सुना है? लेक वाला क्या होता है क्या वैसे? कुपोषण कह सकते हो आप उसको। अब टर्म तो मुझे, हिंदी का टर्म तो मुझे पता नहीं है। यस, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये एलगी ब्लूम्स, यस, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है जो आपने तालाबों में होते हुए देखी होगी, तो उसको रोकने का प्रोसेस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो उन्होंने मुझसे जो टर्म पूछ ली, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बिल्कुल फंडामेंटल चीज पे ही था, बट पूछी टेक्नोलॉजी। तो फ्री ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें जिस तरीके के क्वेश्चन और जिस तरीके के एरियाज आपको पूछे जा सकते हैं, तो हम अब छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, एक एक चीज को लेकर चलते हैं कि आप क्वेश्चन ही आप भी बताना, आप लोगों को बताना कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अपने अभी कुछ क्वेश्चन देखे थे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अगर किसी का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अभी ऐसे कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ भाग्य जी, आपका है तो बताइए, आप भी बताइए, और आप ये क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे, जब हम क्राउड से आइडियाज लेते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी एरियाज हमारे सामने आ जाते हैं। शेयर मार्केट में गिरावट क्यों है, एक्सचेंज रेट, रेपो रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स, रुपी डिवैल्यूएशन, बजट, फिजिकल डेफिशिएंट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग मर्जर, और विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी है, प्राइवेटाइजेशन, WTO, ट्रेड वॉर, पेट्रोल रेट हाई, यस, IMF, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड, फूड ग्रेन डिनाई बाय इंडिया, यस, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, PDS। अब इन क्वेश्चंस की शुरुआत कैसे होती है? देखिए वो सीधे सीधे दो तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो डायरेक्टली कोई करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट होता है, उसको उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक एस्पेक्ट होता है कि सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे तो ये किसी भी नॉर्मल इकोनॉमिक्स से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट भी होगा तो उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपका चूंकि फील्ड भी है तो हो सकता है कि इसमें वो और डेप्थ में पूछें। तो क्वेश्चन शुरू होने के दो तरीके हैं, या तो सीधे सीधे करंट अफेयर से रिलेटेड आंसर को पूछ लिया कि ऐसा रेपो रेट को चेंज किया गया है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ या क्यों किया गया ऐसा, या सीधे सीधे सिर्फ आपसे सिर्फ
बेसिक डेफिनेशन पूछ लीजिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है, तो जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आएंगे उसका बिल्डअप आपकी नॉलेज, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए होगा। तो दिस इज हाउ इंटरव्यूअर जो है वो गॉज करता है कि आपकी लेवल ऑफ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितना डेप्थ में आपको कोई चीज आती है। अब सिमिलरली जो लोग टेक्नोलॉजी से हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स हैं जो आप अभी सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल पार्लेंस में हैं, जिसको अपन डिस्कस करते हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं? अगर आप में से कोई शेयर करेगा तो और अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस या कौन से एरियाज हैं? शिवानी हमेशा फास्ट ही चलती है, तो 6 GB चली गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ई गवर्नेंस, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोदी जी ने बोला था 6G का, ठीक है, रोबोटिक्स, इसरो मिशन, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथेनॉल यूज। अब आप अगर नैनो टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या प्रिपेयर करेंगे, ये भी बताइए मुझे। कैन यू टेल अस कि क्या आप पूछ सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पे? देखिए, इस तरीके की जो प्रैक्टिस है, इससे आपको इस नैनो रोबोट्स देयर एडवांटेज। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेशली जिनका जिनका पार्ट टेक्नोलॉजी है, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या साइंस से रिलेटेड है, उनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बिकॉज अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो टेक्नोक्रेट और एक जंक्शन पे है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन का एमलगेशन हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक फिलोसफिकल या मतलब एक बेसिक जेनरिक क्वेश्चन जो है वो आपसे जरूर पूछा जाता है। जैसे मेरे से भी पूछा गया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रखी है, आप आपने जो चीज सीखी है या जो चीज पढ़ी है उसको अपनी सर्विस में कैसे यूज करेंगे। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसपे आपको सोचने की जरूरत है। तो अब आप जब क्वेश्चन सेट बनाएंगे तो दो तरीके के क्वेश्चन सेट बनेंगे। वन इज रिलेटेड टू जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मतलब जेनरिक एप्लीकेशन। एक और चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, यू हैव ओनली हाफ एन आवर जिसमें यू हैव टू कन्विंस सामने वाले पर्सन को कि आई एम गुड इनफ टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, इट वोंट बी मोर देन 5 टू मतलब इट वोंट टेक मोर देन 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम एट मैक्स। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा आप बताने लगे तो वो आपको इतना वक्त देगा इस सब्जेक्ट में। तो अब 5 से 7 मिनट के लिए बोलने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप की अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है, कितना टाइम देना है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसी को समझने के लिए अपन ये आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज को आपको पढ़ने की जरूरत है और किस तरीके से पढ़कर करिए। तो मैक्सिमम मैक्स 3 से 4 दिन का टाइम आप अपने लिए एकेडमिक्स के लिए रखिए, जिसमें आप अपनी बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनको उनको रिफ्रेश करिए, उनको गो थ्रू करिए, अपने चीजों को वापस से रिकॉल करिए और देन
आप जो है इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर से जैसे क्वेश्चन हैं प्रियंका, तो उसमें दो तरीके के क्वेश्चन हैं अगेन, है ना। एक तो जो लैंग्वेज रिलेटेड डिबेट्स हैं उस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, आपको क्या लगता है कि इंग्लिश का यूज जो है वो जस्टिफाइड है, आपको क्या लगता है कि जो जुडिशरी इंग्लिश यूज करती है तो वैसा नहीं करना चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए क्या करा जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक तो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो है, कई बार कोई जो एग्जामिनर होता है या कोई इंटरव्यूअर होता है तो वो खुद भी इंटरेस्ट, हाँ कौन सा फेवरेट पोएट है, या मतलब कोई एक स्पेसिफिक पोएट के बारे में पूछ लिया कि रिटर्न क्या लिख रहे हैं, या कोई एक स्पेसिफिक लिटरेचर के बारे में पूछ लिया कि उस लिटरेचर जॉनर में आपकी कैसी इंटरेस्ट। अब आप को आपसे कई बार वो इस तरीके से भी रिलेट करने की कोशिश करता है कि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे जनरली वो ये भी एक्सपेक्ट कई बार ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो हॉबीज हैं that should be related to uh, your your subject। तो उन एस्पेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो अपन और डील करेंगे कि मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि कौन कौन से एरियाज में जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरा एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि आप में से कितने लोगों ने जो है वेबसाइट देख रखी है, हमने वेबसाइट का लिंक शेयर किया था, आप में से कितने लोगों ने वेबसाइट देख रखी है। तो वहां हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेजेस बना रहे हैं उसके अंदर, वेयर यू शुड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस, जहां हम भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डालना शुरू नहीं डाली, वहां आपको एडिटिंग राइट्स दे दूंगा, आप कमेंट करने का ऑप्शन आपको दे दूंगा। आई विल आल्सो टीच यू कि किस तरीके से वहां कमेंट करना है, सो दैट आपके लिए और सबके क्यूमुलेटिव एफर्ट से वो एक अच्छा रिसोर्स बन जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, बिकॉज यहाँ एकेडमिक्स से स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेना और स्पेसिफिक उसको डील करना तो पॉसिबल नहीं था कि सारी चीजों को अभी हम आज डिस्कस कर लें, बट किस डायरेक्शन में एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो उसको हमने थोड़ा सा एक एफर्ट उसके लिए किया कि आपको ये बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर्ष सर, इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग आप वो करें, नहीं तो फिर अपन फिर क्वेश्चंस और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर्ष सर, आर यू देयर? आप सुन पा रहे हैं क्या हमको? एनीवेज, जब हर्ष सर जुड़ जाएंगे तो फिर उनके भी इनपुट्स और उनके भी पॉइंट्स हम लेंगे। अब फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं या कोई पॉइंट हैं तो आप कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। वेबसाइट लिंक हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कोई बात करनी है, कोई बताना है, कल वाला जो इससे पहले वाला जो सेशन था उसके बारे में कोई क्वेश्चन या कोई चीज या कोई सजेशन? नो वन हैज एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? यही पूछ लो कि यार। हाँ जी सर, इफ किसी ने अपना एकेडमिक जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज किया हो, जैसे मेरा पहले मैंने बीएससी किया है, देन बीएड एंड देन सर मैंने एमए ज्योग्राफी में किया है, तो सर अगर वो पूछे कि ये स्विच क्यों किया तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आप बताओ, आपने क्यों किया? मेरा तो सर जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी जब मैंने स्टार्ट की तो मेरे को इंटरेस्ट आया ज्योग्राफी में, तो उससे मैंने सब्जेक्ट और रिलेटेड भी था मेरी स्टडी से, तो उसे मैंने स्विच किया था। तो आपका आंसर सही ये आप बता सकती हैं? देखो, you should be truthful to the interviewer as well, है ना। मतलब इट इज नॉट इजी फॉर ईच एंड एवरीवन कि वो उनको ब्लफ कर सके। बहुत रेयर होता है कि वो उनको कोई ब्लफ कर पाता है, क्योंकि कई बार हमारी
बातों में इनकंसिस्टेंसी नजर आने लग जाती है। तो उस वैसी सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए बेहतर है कि आप जो भी जिस भी थॉट प्रोसेस की वजह से आपने कोई चीज करी, उसको आप एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते कि आपने ये हेड में या नहीं, ये स्टार्टिंग में जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट किया था वो यही क्यों लिया? हाँ, तो वो यही क्यों लिया, तो उसका जवाब कई बार कई लोगों के पास नहीं होता है कि क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उस पर्टिकुलर फेज में होते हैं तो उनके पास ना तो चॉइसेस होती हैं, ना उनके पास इतनी अवेयरनेस होती है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सके। तो बाद में जाके लोग अपनी चॉइसेस और अपनी अंडरस्टैंडिंग और इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जिससे उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरे को जाके पढ़ना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल वैसा ही करने हम कि डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट्स वालों को ही जोड़ेंगे। यस त्रिलोक बताइए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये मैम के जैसा ही है। मैंने बीएससी बीएड किया है मैथ से, उसके बाद ज्योग्राफी से एमए किया था, लेकिन रीजन दूसरा था। मैं टीचर हूँ तो ज्योग्राफी से जल्द प्रमोशन के लिए मैंने ज्योग्राफी से एमए कर लिया था। हालांकि कोई वो बात अलग नहीं, बात है कि अब रूल चेंज हो गया तो हो नहीं सकता प्रमोशन भी। तो क्या रीजन बताना चाहिए मुझे सर, या सो ही नहीं करूँ मैं एमए को? तो नहीं करो। अगर आप देखो अल्टीमेटली, हाँ ये भी एक क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट में दिखाएं या नहीं, आप कंफर्टेबल है। अगर आपको लगता है कि उस चीज से आप बहुत चलेगी, मान लीजिए जगह से अच्छा रिस्पॉन्स के लिए अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको छुपाना चाहिए। वो तो आपके लिए अल्टीमेटली इंटरव्यूअर का काम क्या है? इंटरव्यूअर आपसे जानना चाह रहा है कि आप कौन हो, आप जी जी जी। कैसे हो। सर मेरा एक प्रश्न ये भी है कि मैंने 2011 में आपकी मैथ से पर्सनैलिटी क्या है, बीएससी आपकी की सोच थी। क्या है, क्या आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कुछ पूछा? हेलो। हाँ पूछिए पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, मैंने 2011 में बीएससी की थी मैथ से, तो सर मैंने वैसे भी नॉन कॉलेजिएट की थी, तो मेरी बीएससी की मैथ भी इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर वो, अगर मैं एमए ज्योग्राफी को नहीं दिखाता हूँ तो वो बीएससी के मैथ से क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। इसको दिखाऊंगा तो ये मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से की थी, तो ये भी कोई मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, ज्योग्राफी मतलब भी। आप चीज को प्रिपेयर तो कर सकते हैं ना। ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी भी तो है ही। हाँ हाँ, खैर पढ़ी तो है सर। हाँ, तो उसको आप हैंडल तो कर ही सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो आपसे, जी जी। तो आप उसको प्रिपेयर कर ठीक है सकते हैं। तो सर। उस पर आप कंफर्टेबल, आपको आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी अप्रोच मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप बहुत क्या डिटेल में किस तरीके से उस चीज का आंसर दे रहे हैं। जी मतलब जी। उसका 40% वेटेज है, तो कॉन्फिडेंस और अप्रोच का 60% वेटेज है, तो इट डजेंट मैटर मच। तो इसलिए उस पर ज्यादा सोचिए मत। रही बात मैथ्स से, तो मैथ्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए होते नहीं है, जी जी जी। है ना। तो वो आपसे डेटा एनालिटिक्स और इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिक्स के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ज्यादा उसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है सर। है ना। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और उस आप जो आपका सब्जेक्ट है, आपका जो पॉइंट्स है, उस पे आप काम करिए। इसीलिए तो ये अपन डिस्कशंस कर रहे हैं, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है इन डिस्कशंस का, जी जी जी। है ना। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? ओके। नहीं, थैंक यू सर। बाकी किसी को? आनंद, all the groups will be moderated by our team। और सिर्फ एक सब्जेक्ट, आप सही कह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी से फायदे भी होते हैं, उसका नुकसान भी है। तो वो अलग अलग तरीके से ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। वैसे वो तभी होगा जब आप लोग जो एक्सरसाइज आपको करने को कहा था, उसमें से कितनों ने कर ली, उसके बारे में मेरे को कोई सब्सटेंशियल चीज समझ में नहीं आई। तो अगर आप लोग तैयार हैं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तो एक तो वो बताएं। और क्या आज के सेशन से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई है कि हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू प्रिपेयर
अबाउट द सब्जेक्ट वो बताएं, जिसके हिसाब से फिर वी कैन प्लान द नेक्स्ट स्टेप। क्या अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना चाहिए? क्या आप रेडी हैं? हाँ या ना बता दीजिए। ग्रुप्स बना के डिस्कशन कर लेना चाहिए। उसके लिए क्या आपको जो ये सेशंस अभी तक किए हैं ये कुछ फ्रूटफुल लगे क्या? It is taking too much time to prepare content for all dimensions of district. You are lucky enough to have that template with you कि क्या पढ़ना है। During our days we were not being मतलब we were not at all aware of कि कौन सी चीज पढ़नी है, तो हम तो randomly जो भी किताब हाथ में आती थी वो उठा के पढ़ लेते थे, तो हमको तो और ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है या कोई बात कहनी है? आई होप कि आपके लिए कुछ आज का जो सेशन था वो कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। और शिवानी, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन क्या है? फाइनल ईयर चल रही है, मैंने फर्स्ट ईयर की बुक देखी भी नहीं है, देखे बिना पढ़ने एग्जाम दिया, मुझे उसका कुछ पता नहीं है, जैसा उसको कैसे प्रिपेयर करो। कोई बात नहीं, आप आपका सब्जेक्ट आपने क्या बताया था शिवानी? MA in what? पॉलिटी। पॉलिटी में तो पॉलिटी में तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटी में आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर लक्ष्मीकांत और जो भी जिस चीज से भी आपने प्रिपेयर किया है, अगर आप उसमें ढंग से प्रिपेयर्ड हैं तो यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको कोई बहुत ज्यादा फिलोसोफर के बारे में पूछे ऐसा तो है नहीं, तो आप उस पार्ट के लिए ज्यादा चिंता ना करें। पर पॉलिटी में स्कोप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज ही एक आर्टिकल यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज नहीं मतलब कल यूज किया था, कौन सा था वो? व्हाट इज इट अबाउट? क्या होता है 142? क्या ऐसी स्पेशल पावर किसी और भी कोर्ट्स के पास में है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट की पावर सुप्रीम है क्या? अब आप जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं आनंद, ऐसी कोई मैकेनिज्म है क्या जिससे कंट्रोल होता हो, या लिमिटलेस है? Then you should use the words, and choice of words should be मतलब very it should be made very diligently. Anyways, तो शिवानी, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि चूंकि आपका जो सब्जेक्ट है बहुत जेनरिक सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जिसको आप प्रिपेयर भी कर सकती हैं, तो यू शुड नॉट बी मच वरीड अबाउट कि उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या उस एस्पेक्ट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ में और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़िए, क्योंकि जब किसी का सब्जेक्ट कोई होता है, किसी ने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ग्रेजुएशन, तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मेरे को बहुत अच्छे से आए, बट वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में मुझे ये जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को एक अकाउंटिंग स्टूडेंट से बेहतर पता हो, मेरी नॉलेज या मेरी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं हो। तो ये डिफरेंस जो है वो एकेडमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाता है। तो दैट इज द ओनली बेसिक डिफरेंस विच
दे एक्सपेक्ट। तो आप जब भी पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो चूंकि आप उसमें एमए कर रही हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो रिस्पॉन्स है दैट शुड रिफ्लेक्ट कि हाँ भाई आप उसमें कोई मास्टर्स आपने स्पेशलाइजेशन किया है। आई होप कि जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। हर्ष सर, आपको भी कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शिवानी के क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले हैं, तो वो अलग से पूछ लें। बाकी किसी को और को कोई क्वेश्चन है तो आई कैन रिस्पॉन्ड। करना है शिवानी उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मास्टर्स कर रही है ना, तो आप इसमें मेंशन कर सकती हैं कि एमए प्रीवियस मैंने कर लिया है, एमए प्रीवियस मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है। जी, फाइनली समवन हैज रेज्ड। जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, सन नाम से जो भी हैं आप। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड अपना आप क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। आप अपने जो आपने डेफ या इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कीजिए। रिजल्ट की टेंशन है और कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका तो नाम ही इतना खतरनाक है कि वो नाम ही पढ़ने में नहीं आता। तो जनाब, आप जो भी हो, आप और ईश्वर को याद करिए। बाकी आप अपनी तैयारी करते जाइए। जो आपको करना था आप पेपर में करके आ चुके हो। लेट आरपीएससी डू देयर जॉब। एंड आई एम श्योर कि आप अच्छे करके आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।